नमस्कार। एफएम न्यूज का खास प्रोग्राम डॉक्टर साहिब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे डेंगू चिकनगुनिया की। किसी के लिए राहत की सांस तो किसी के लिए बाढ़ लेकर आती है, किसी के लिए सुहाना मौसम लेकर आती है बारिश, तो किसी के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आती है। बरसात के मौसम के साथ ही संभावना बढ़ जाती है कुछ खास बीमारियों की, जिसमें संक्रमण भी शामिल है और मुख्य तौर पर मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों का खतरा भी इस मौसम में बना रहता है। तो आज विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के मौसम में और आने वाले दिनों में किस तरह से मच्छर जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है, और अगर किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं तो किस तरह से इसका प्रबंधन करना चाहिए। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। और इसी के साथ पहला सवाल मेरा यही है कि देश के कई राज्यों में बारिश जो है वो बहुत ज्यादा दर्ज की गई है और ऐसे में बढ़ जाता है खतरा कुछ बीमारियों का। तो वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो भी बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, उस समय पानी का भराव होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली जो मच्छर जनित बीमारियां हैं या जो हाइजीन वाटर बॉर्न डिजीज में बढ़ जाती हैं। और इस बार तो मानसून काफी बेहतर है, खासकर जो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे बाढ़ भी आ चुकी है या बहुत जगह पानी भराव बढ़ गया है, तो उसके साथ मच्छर ज्यादा बढ़ गए हैं या इवन जो वाटर बॉर्न डिजीज में बढ़ गई है। कहीं ना कहीं सच में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, प्रिवेंशन पे फोकस करने की जरूरत है कि नॉर्मली जो है मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, डिसेंट्री है, डायरिया है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, फूड पॉइजनिंग है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बीमारी के मौसम में फैलती हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, इस समय बहुत सारे वायरसेस भी पनप रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कॉमन कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, तो मतलब बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी, खासकर फ्लू लाइक स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, और कुछ कोविड के पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं बीमारियों की भरमार है। ये जो मानसून का मौसम है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मीन्स कहते हैं हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इस समय सतर्क रहने की जरूरत है, सो दैट हम बीमारियों से बचे रहें। जी बिल्कुल सर, जैसे बारिश का मौसम आता है तो अक्सर कहा जाता है कि बीमारियों का मौसम है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे पता करें कि डेंगू चिकनगुनिया है या फिर ये सिर्फ वायरल फीवर है? हाँ, बिल्कुल ठीक करें। तो अगर बात करते हैं कि डेंगू चिकनगुनिया या वायरल फीवर है, तो नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के और डेंगू चिकनगुनिया के, उनमें बहुत डिफरेंस नहीं है। मतलब क्लिनिकली जो सिम्टम्स होते हैं तीनों चीजों में, बहुत तेज बुखार आएगा आपको, बॉडी एक होगा, मसल पेन होगा या जॉइंट पेन होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग होगा, डायरिया, पेट दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है, वीकनेस हो सकती है दोनों केसेस में, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे डेंगू में और मलेरिया में और चिकनगुनिया में आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स नहीं होंगे, मतलब नॉर्मली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होते हैं इन केसेस में। जो नॉर्मली होता है बुखार बहुत तेज आता है, सर दर्द होता है, बहुत तेज सर दर्द होता है, बैक पेन होता है डेंगू में खास करके, जॉइंट्स पेन होते हैं, मसल पेन होता है, पेट दर्द हो सकता है सीरियस केसेस में, या रैशेस हो सकते हैं बॉडी में। तो ये सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। चिकनगुनिया में सेम सिम्टम्स होते हैं, साथ में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, मतलब आपको जो छोटे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट में दर्द होता है, उनमें स्वेलिंग होती है, बहुत पेन होता है सीवियर, तो ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। मलेरिया में भी फीवर और सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जॉइंट पेन नॉर्मली नहीं होता है। बट जो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, मतलब कफ होगा, कोल्ड होगा, रनिंग नोज होगी, सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा, फिर खाना खाने में तकलीफ होगी, या तो ये सारे साथ में हाई ग्रेड फीवर हो सकता है चिल्स के साथ, और बॉडी एक वगैरह इसमें भी हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। कभी कभी वायरल के साथ जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, इसमें वायरल जो अपर गले का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कभी पेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लूज मोशन, डायरिया हो सकता है। तो मल्टीपल सिम्टम्स के स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो मैं सलाह यही दूंगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य से कोई भी खिलवाड़ ना करें, पहले तो प्रिवेंशन पे ध्यान दें। अगर प्रिवेंशन नहीं, किसी को सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें तेज बुखार है, सर दर्द है, बॉडी एक, ऐसे कोई भी सिम्टम्स है,
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं। बिकॉज क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट बनाना है पहले, उसके वजह से कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट है, लैब टेस्ट हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, जिसमें हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की जांच करा सकते हैं, या सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो करा सकते हैं। कभी कभी अगर पेट में दर्द है या कुछ और ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, उसमें हो सकता है अल्ट्रासाउंड, या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो एक्सरे कराना पड़े। तो नॉर्मली जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, जिससे वो कंफर्म हो जाती है, उसी के लाइन पे फिर ट्रीटमेंट होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, डॉक्टर से क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे, तो नॉर्मली क्या होगा कि हो सकता है जो आप दवाई खा रहे हो वो सही जगह काम नहीं कर रही हो और आपकी बीमारी बढ़ जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कभी कभी डेथ हो सकती है। स्पेशली बहुत सारे डेंगू के पेशेंट्स में है, या सेप्टिसीमिया के पेशेंट्स हैं, या निमोनिया के पेशेंट्स हैं। तो इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए, सो दैट सटीक इलाज होगा आपका। सर काफ़ी विस्तार से आपने डिफरेंसेस समझाए और साथ ही साथ ये बता दिया कि एक बेसिक टेस्ट होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि डेंगू चिकनगुनिया है या सिर्फ वायरल फीवर है। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसके कारण क्या है? क्या सिर्फ पानी भरा होना, कहीं पर जल जमाव होना, क्या यही कारण है या इसके अलावा भी और भी कारण है? देखिए, डेंगू मलेरिया का पैरासाइट होता है जो मच्छर के अंदर होता है नॉर्मली। जब भी मच्छर काटता है, मच्छर इन्फेक्टेड होता है, जब भी मच्छर काटता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो उसके अंदर वो पैरासाइट को ट्रांसफर कर देता है। उसकी वजह से वो पैरासाइट ब्लड में जाके ग्रो करता है और मल्टीपल कॉपीज, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज बनती हैं, जिसको हम वायरेमिया बोलते हैं, मतलब ब्लड के अंदर वायरस फैल जाता है पूरा। उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ हमारा रिएक्शन होता है जिसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बोलते हैं, और बॉडी क्या करती है, बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से फीवर होता है और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अलग से होता है, कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक हो सकता है। उसके बीच में क्या होता है, अंदर ग्रो करेगा, जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होगा तो परमानेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें बहुत बुखार आना, बॉडी एक होना, सर दर्द होना, लूज मोशन, वॉमिटिंग के सिम्टम आएंगे। तो कहीं ना कहीं मच्छर जनित बीमारियां जो जो जिसकी हम बात करें, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की बात कर रहे हैं, टाइफाइड जो है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये सारी जो है वाटर बोर्न डिजीज हैं। जब भी गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि इस समय पानी बहुत सारा बाढ़ आई हुई है, बहुत जगह पानी इकट्ठा हो गया, तो कभी कभी पानी, गंदा पानी जो हमारा पानी पीने वाला पानी है उससे मिक्स हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग घर में जो है पानी उबाल के नहीं पीते, या आरओ सिस्टम नहीं लगा रखा है, फिल्टर नहीं लगा रखा है। जब नॉर्मल पानी पीते हैं जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया, वायरस है, उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन जाएगा, फिर बॉडी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, डिसेंट्री है, डायरिया है, पेट दर्द है, लूज मोशन है, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो एक्चुअली कारण यही है। अब मच्छर भी कब फैलते हैं, जब हाइजीन खराब होता है, जब आसपास पानी इकट्ठा होता है, आपके घर में कूलर है, गमला है, टायर है, और ऐसी चीजें पड़ी, पानी भरा हुआ, वहां पे बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, नकली मॉस्किटो जिनको बोलते हैं, उनका लार्वा आ सकता है, वो वहां से मच्छर पनप सकते हैं। तो आसपास पानी इकट्ठा ना होने, घर में, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, जो घर के अंदर जालियां लगा के रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें। और घर के बाहर जाते हैं, जब भी, स्पेशली बच्चे जब भी बाहर जाते हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं बाहर जाती हैं, तो ध्यान रखें फुल आस्तीन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट को लगा के जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे नेचुरल पदार्थ आ चुके हैं जिनसे मॉस्किटो भाग जाते हैं, उनको लगा के भेजें। आउटडोर एक्टिविटी थोड़ा कम करें बच्चों के साथ, जहाँ मच्छर पनप रहे हैं, जहाँ पानी भर रहा है, वहां पे ध्यान रखें। कम्युनिटी में बहुत सारा काम कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर आसपास जहाँ गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ, सरकार को, सोसाइटी को, जो लोकल अथॉरिटी, उनको पानी निकालना चाहिए। वहाँ पे लार्विसाइड्स आते हैं बहुत सारे, जिनको डाल के हम लार्वा को मार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम छिड़काव करके इनको मच्छरों को मार सकते हैं या लार्वा को खत्म कर सकते हैं। या बहुत सारे स्मोक वाले रिपेलेंट भी होते हैं जिनको हम सोसाइटीज में, मतलब वीकली या वीकली, दिन में, हफ्ते में 2 बार 3 बार उनका स्प्रे करवा के, उनको बाहर डलवा के, छिड़काव करा के मच्छरों को मार सकते हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियां बंद हो सकती हैं। तो ये सब मच्छर कारण के साथ साथ बचाव और कहीं तक इलाज भी हमें बता दिया है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि डेंगू चिकनगुनिया की जब हम बात करते हैं तो कितना टाइम मिनिमम ये ठीक होने में लेता है, और क्या ठीक होने के बाद एकदम ठीक हो जाते हैं? क्योंकि कई बार लोगों की समस्या ये होती है कि हमने दवा ले ली, हम ठीक भी हो गए, लेकिन हमारे जोड़ों में दर्द जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है। देखिए, डेंगू में तो नॉर्मली कहते हैं 90% लोग तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, बस विद इन 1 to 2 वीक्स में ठीक हो जाते हैं, एक हफ्ते को 2 हफ्ते में पूरा फुल रिकवरी में दूसरा हफ्ता लग सकता है, जिसमें वीकनेस रहती है। बट डेफिनेटली 10% लोग जो उनको हो सकता है एडमिशन की जरूरत पड़े, भर्ती करना पड़े, या उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें क्या होता है मरीज के अंदर प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, लीकेज होने लगता है फ्लूइड का, बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, चाहे वो पेट हो, लंग्स हो, फेफड़े हो, या जो पैरों में
चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो प्लेटलेट कम होती है उसमें रिस्क ये रहता है कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, ब्रेन के अंदर ब्लीड हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट के अंदर होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी के अंदर होगा तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो ऐसे या कहीं भी ब्लीड हो सकता है, जीआई के अंदर ब्लीड हो सकता है, मतलब हाथ के अंदर। तो उसका वो ना हो तो ऐसे केस में मरीजों को भर्ती करना पड़ता है और सिम्टोमेटिक को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। 1% लोग जो है कभी कभी सीरियसली सिक हो जाते हैं, मतलब बहुत सीवियर सिकनेस हो जाती है। तो ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है, खास करके जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, हार्ट फेलियर है, कोमोर्बिड पेशेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रेग्नेंट वाली महिलाएं हैं, इन लोगों को और ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर इनके अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, मृत्यु का खतरा ज्यादा होता है। एक तो यहाँ ध्यान रखना, छोटे बच्चों को बचा कर रखें, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। सर अभी हाल की ही मैं बात करूं तो जो मरीज इन बीमारियों से ग्रसित हैं, जो इनकी चपेट में है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बिल्कुल धैर्य रखना है, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं। मैंने बताया 90% लोग तो ऐसे ठीक हो जाते हैं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। सिम्टोमेटिक को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, घर में रेस्ट करें, खूब सारा पानी पिए, तरल पदार्थों का सेवन करें, लिक्विड खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, सूप पिए और खूब सारा नींद अच्छी लें। और साथ में अपने जो वाइटल पैरामीटर्स उनको चेक करते रहें, ब्लड टेस्ट अगर डॉक्टर ने सलाह दी है, सीबीसी स्पेशल प्लेटलेट काउंट उसको चेक कराते रहें। अगर कोई बहुत प्लेटलेट काउंट कम होती है, 20,000 से 30,000 से कम होती है, अगर डॉक्टर कहता है एडमिशन की जरूरत, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के लग रहे हैं तो फिर आप भर्ती होने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज कोई चिंता वाली बात नहीं, नॉर्मली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में सारी चीजें ठीक हो जाती है। सर हम लगातार देखते हैं कि डेंगू चिकनगुनिया ये हर साल ऐसी ही समस्या हमें देखने को मिलती है। तो क्या जैसे पोलियो को खत्म किया है, क्या इस तरीके से डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया को खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, खत्म तो किया जा सकता है डेफिनेटली। बहुत जगह जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ऑलरेडी ये बीमारियां नहीं होती, बट अभी हम उस स्थिति में नहीं है खत्म कर। बहुत सारे बीमारियों का जो तरीका होता है कंट्रोल करने का, एलिमिनेशन का, वो फेजेज वाइज होता है। जैसे पहले हम कंट्रोल करते हैं तो अभी हमें इसमें कंट्रोल की व्यवस्था मानना चाहिए कि हम कंट्रोल कर लें अच्छे से। दूसरा एलिमिनेशन, मतलब कुछ एक एरिया से पूरा खत्म कर देना। फिर होता है इरेडिकेशन, जड़ से खत्म कर देना। जब पोलियो को हमने जड़ से खत्म कर दिया है तो इन स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है, तो सरकार में जनता को अवेयर होने की जरूरत है। बिकॉज ये सब प्रिवेंशन से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हम मनुष्य जनित बीमारियां हैं, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे और अपने प्रिवेंशन के जो दूसरे उपाय मैंने बताया उनका फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे बीमारियां नहीं होंगी। जैसे विदेशों में या जो यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे बीमारियां बहुत कम है, नहीं होती हैं। जी सर कई लोगों की समस्याएं हमारे पास ये भी आई कि डेंगू चिकनगुनिया के दौरान उन्हें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हुआ। तो क्या डेंगू चिकनगुनिया एक कारण है डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने का? बिल्कुल। तो मैंने कहा डेंगू जो हेमरेजिक फीवर होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीवर है, उसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी डिवेंज हो सकते हैं, लिवर वीक हो सकता है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, भूख कम हो सकती है, थोड़ा पीलिया हो सकता है या खाना बदहजमी हो सकती है, कुछ गैस्ट्राइटिस हो सकती है, इसको वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, पानी अगर पेट में इकट्ठा हो गया तो भी दिक्कत हुई, खाना खाने ब्लोटिंग हो सकती है, खाना सही से हजम नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं डेंगू में भी। जी सर अक्सर माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे बचाया जा सके। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह आप बच्चों के लिए देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। मतलब नॉर्मली बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम ही होते हैं इनके, ठीक है, बट डेफिनेटली हमें बच्चों को बचा के रखना है। तो जैसा मैंने बताया कि उनको हेल्दी डाइट दें, पूरी नींद दें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, वो घर में हैंड हाइजीन का, बाहर जाते हैं तो हैंड हाइजीन का फॉलो करें, अच्छे से हाथ धोएं, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करें, मतलब नाक मुंह ढक के रखें, कार्बन गोल्ड का फो रखा है। अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में भी जितने भी हाइजीन, हैंड हाइजीन हो चाहे रेस्पिरेटरी हाइजीन हो, उन सब पे फोकस रखें। अगर बच्चा बीमार है, कार्बन गोल्ड का फोटो घर में रखें, बाहर ना भेजें, स्कूल ना भेजें उसको। और साथ में अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें बुखार है, खांसी है, पेट दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, सर दर्द है, मसल एक है, जॉइंट पेन है, तो ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं वायरल इलनेस के, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। नॉर्मली अगर घर में पैरासीटामोल है तो बुखार के लिए दे सकते हैं, एंटीएलर्जिक दवाएं दे सकते हैं, रिकमेंडेड है। बट अगर और कुछ जरूरत पड़ता है डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है और जांच करानी बहुत जरूरी है। और कुछ बीमारियां प्रिवेंटेबल होती है, टाइफाइड प्रिवेंटेबल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल डिजीज है, या हेपेटाइटिस ए जो है, ए भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस ए भी प्रिवेंटेबल डिजीज है, इनका वैक्सीन अवेलेबल है। तो इन सारे वैक्सीन को जरूर लगवाएं, मैं तो यही कहूंगा। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगता है आजकल, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन जरूर लगवाएं, हर साल लगाना जरूरी है। तो वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी कई बार सर ये भी देखा जाता है कि जब भी बुखार आता है तो पैरासीटामोल,
या फिर एंटीबायोटिक्स दवा ले लेते हैं तो उनका कितने लंबे समय तक सेवन करना ठीक रहता है, या फिर लंबे समय तक सेवन करना क्योंकि खतरनाक हमने सुना है। तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो खुद से ही दवा ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे? देखिए, पैरासीटामोल तो खुद से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर घर में किसी को बुखार, चाहे बड़ा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, पैरासीटामोल बहुत सेफ दवाई है। नॉर्मली हम लोग 500 mg से लेकर 650 mg तक एडल्ट में देते हैं, और छोटे बच्चों में हम लोग डोज के हिसाब से देते हैं, उनके वेट के हिसाब से देते हैं। तो बच्चों के डॉक्टर से पूछना जरूरी है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक कोई भी दवाई हानिकारक हो सकती है, इवन पैरासीटामोल में भी, या लार्ज डोज में ये भी हानिकारक हो सकती है। तो अगर बुखार आ रहा है तो 6 से 8 घंटे में पैरासीटामोल ली जा सकती है, दिन में 3 से 4 बार। और अगर उसके बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को जरूर संपर्क करना चाहिए। और मैं फिर बोलूंगा, एक NSAID दवाइयां होती है, जिसमें आइबुप्रोफेन वगैरह होती है, कई कॉम्बिफ्लेम के नाम से आती है, IBGC प्लस के नाम से दवाइयां आती हैं, इनको अवॉइड करें। इससे क्या होगा, कभी कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। जो ब्रूफेन वगैरह है, ऐसी दवाइयां अवॉइड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली सिंपल दवाई जैसे पैरासीटामोल को ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें, खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना एंटीबायोटिक्स का, तो उससे नुकसान हो सकता है बच्चों को, बड़ों को भी। बट पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयां ले सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्राइटिस वगैरह हो रखी है तो एंटासिड ले सकते हैं, डाइजिन वगैरह का सिरप पी सकते हैं। और अगर ऐसा होने के बाद फर्स्ट एड लेने के, फर्स्ट एड हो गया समझ लीजिए, तो तुरंत संपर्क करें और जैसे डॉक्टर बोले उसकी सलाह अनुसार ही काम करें। सर, डेंगू की जब बात आती है तो बात सरकार के ऊपर भी आती है, क्योंकि सरकार हर साल विशेष तौर पर तैयारियां करती है। अगर मैं इस वर्ष की तैयारियों को लेकर बात करूं तो क्या कुछ विशेष तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है डेंगू को लेकर? देखिए, सरकार का बहुत बड़ा बजट होता है। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज भी होती है, तो इसमें एजुकेशन करना, अवेयर करना, सफाई करवाना, लार्विसाइड का छिड़काव करवाना, कंट्रोल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं जिसमें हर तरह के लोगों को एजुकेट करना, घर घर जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना, और मतलब कीटनाशक का छिड़काव करवाना सोसाइटी में, आसपास में। तो सरकार का बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत सारा काम करती है सरकार का। मलेरिया डिपार्टमेंट पूरा होता है, डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया ऑफिसर होता है, तो DMO बोलते हैं, उसका काम यही है कि मलेरिया को कंट्रोल करना। ऐसे डेंगू की बीमारियां को भी कंट्रोल करने की पूरी एक सरकार का टास्क फोर्स होता है। और साथ में इनको हॉस्पिटल जहाँ पे डेंगू होता है, मरीज को रिपोर्ट भी करना पड़ता है सरकार को। तो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा सिस्टम जो ऑलरेडी काम कर रहा है, बट डेफिनेटली इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक अच्छे से इन्वॉल्व होगी तो जो प्रोग्राम है, चाहे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो, चाहे डेंगू को कंट्रोल करना हो, चिकनगुनिया कंट्रोल करना हो, टाइफाइड कंट्रोल करना हो, या एरेडिकेट करना हो, एलिमिनेट करना हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर FM न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आज हमने पूरी कोशिश की इस चर्चा में ये जानने की कि डेंगू चिकनगुनिया के कारण क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।